जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो जेनोवा का सबसे बोरिंग और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको पढ़ाने से पहले थोड़ी सी चीज पढ़ाऊंगा जो मैंने आज डॉक्टर साहब को बताई है और डॉक्टर्स को नहीं पता होगी और काउंसलिंग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि वी आर जेनेटिकली जेनेटिकली मतलब अनिल जेनेटिकली मतलब ये मान लीजिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ बोल देता है भाई तुम्हारी जीन्स में ये चीज़ है। जीन्स कपड़ा पहनने वाली होती है जीन्स आकाश। जीन्स मतलब जीन्स मतलब हमारे सेल होते हैं। सेल के अंदर में की जो एकदम छोटी छोटी अणु होती है उसको बोलते हैं जेनेटिकली। तो अगर हमारी जीन्स में कोई चीज़ है, जैसे हमारा रंग हमारी जीन्स में है, अगर किसी के बाल भूरे हैं तो जीन्स में है, किसी की आंखें नीली हैं तो जीन्स में है। तो अगर हमारी जीन्स में कोई चीज़ है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल काम है। तो बोल रहे हैं कि हम जेनेटिकली किसी खास चीज के लिए डिजाइंड हैं और वो क्या है? Losses went to the emotional brain, bypasses cortical structure and slowly affects hippocampus and weakening memory. हिपोकैम्पस वर्ड बायोलॉजी में उस चीज के लिए है जो हमारा ब्रेन में मेमोरी का काम करता है। सारी मेमोरी का स्टोर हिपोकैम्पस में होता है। एक बार बोलेंगे हम लोग हिपोकैम्पस। हिपोपोटेमस जैसा ही होता है हिपोकैम्पस। उसकी शक्ल होती है बेसिकली हिपोपोटेमस जैसी, इसलिए उसका नाम रखा है हिपोकैम्पस। और एक बड़ा खास बात है हिपोकैम्पस के बारे में, ये डॉक्टर्स को याद नहीं होगा, उनको पढ़ा होगा हम लोगों ने। ये सबसे ज्यादा प्लास्टिक एरिया है ब्रेन का। प्लास्टिक एरिया उसको बोलते, वो होता है इसको आप छू दें तो बदल जाएगा। जैसे आटा जब सानते हैं हम लोग तो एकदम फ्रेश आटा, उसमें आप उंगली लगाइए तो उसकी शक्ल बदल जाएगी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। और ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा न्यूरोप्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिक मतलब सेंसिटिव, कि किसी ने एक शब्द आपको खराब सा बोला और आपको खराब लग गया। क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिक है। और वहीं पर एक कुछ लोग होते हैं जिनकी चमड़ी मोटी होती है, उनको कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो कुछ होता ही नहीं है। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, अगर आप लोग नहीं होती तो ये लोग आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहते। अब ज्यादा शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है? न्यूरोप्लास्टिक है। और वाइस वर्सा, भाई बच्चों के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके ब्रेन में भी वो सेंसिटिविटी हाइटेंड है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है? न्यूरोप्लास्टिक है। और उस ब्रेन में भी जो सबसे ज्यादा न्यूरोप्लास्टिक एरिया है वो कौन सा है? हिपोकैम्पस। ये मैंने आज ही पढ़ा है इसलिए बता रहा हूं। मोस्ट प्लास्टिक एरिया, it is most plastic part of the brain. It is the part that is assumed to absorb all the damages from negative feelings. जितने भी चोट पहुंचती है हमको नेगेटिव फीलिंग से, वो कहां इकट्ठी होती है? हिपोकैम्पस में। लाइक क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब जानते हैं हम सब लोग। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब बहुत रोज 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 जो मिलता है उसको। क्रॉनिक स्ट्रेस वी एक्सपीरियंस डेली फ्रॉम द स्मॉल डोजेज ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। अरे तुम्हें बाल झाड़ने की अकल नहीं है? ये ऐसे बाल झाड़ा है तुमने? आज तुमने तेल नहीं लगाया? आज तुमने शर्ट पहना है, ऐसे शर्ट पहनते हैं, ये शर्ट पहनते हो। थोड़े 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 ढेर सारे स्ट्रेसेस। इससे हम पेरेंट्स या तो हम बच्चे जब माँ बाप के साथ लड़ाई करते हैं तो हम भी उनको स्ट्रेस देते हैं, वो भी हमको स्ट्रेस देते हैं। ये छोटे 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 जो स्ट्रेस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉनिक स्ट्रेस। ये सब कहां जाके स्टोर होता है? हिपोकैम्पस। हम ये करते क्यों है? स्ट्रेस क्यों देते हैं? भाई ताकि बच्चा डिसिप्लिन हो, उस तुम्हारे भले के लिए तो करते हैं। किस लिए करते हैं? भले के लिए कर, मतलब नहीं, मैं रिम्पी भी करती है श्रीश के लिए। भले के लिए उसको। अच्छा, फिर होता क्या है ऐसे? एज अपोज्ड टू द इनविगोरेटिंग गुड स्ट्रेस ऑफ द टाइगर पॉपिंग अप ओकेजनली इन योर लिविंग रूम। असल में हमारे ब्रेन में ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्यों हिपोकैम्पस में? वो स्टोर क्यों करता है? भगवान को ऐसा बनाना चाहिए था हिपोकैम्पस कि कोई भी स्ट्रेस हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम मजबूत बनना चाहिए। लेकिन भगवान बेवकूफ है क्या? हमको क्यों कमजोर बनाया? क्यों छोटी छोटी बातें हमको क्यों चुभ जाती हैं? वो इसलिए था ताकि जब शेर हमारे सामने आए तो हम डर जाएं और फटाक से वहां से भागें। तो उसको बोलते हैं गुड स्ट्रेस। लेकिन अब हम सोसाइटी में इतना आगे आ चुके हैं, इतना आगे आ चुके हैं कि अब उन स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं है हमको। टाइगर से बचने की जरूरत नहीं है। अभी भी वो स्ट्रेस जो गुड स्ट्रेस है कभी कभी आता है काम में। जैसे हम हाथ बिजली के तार के ऊपर छू गया तो हम पीछे हाथ कर लेते हैं, ये एक तरह का गुड स्ट्रेस है।
जो काम में आता है। लेकिन जो छोटी छोटी छोटे छोटे जिसको सो कॉल्ड क्रॉनिक स्ट्रेस है, इससे कुछ और होता है। सुनिए, you can rationalize all you want, the hippocampus takes the insult of chronic stresses seriously। आप कुछ भी कह दीजिए कि नहीं, बच्चे के भले के लिए, उसके परिवार, उसके भविष्य के लिए, उसके सुनहरे भविष्य के लिए, उसके डायमंड भविष्य के लिए। लेकिन ये होता क्या है, आपका सारा क्रॉनिक स्ट्रेस धीमे धीमे कहां स्टोर होता है, हिपोकैम्पस में। और हिपोकैम्पस बहुत सीरियसली इसको लेता है, और उससे क्या होता है, इरिवर्सिबल एट्रोफी। एट्रोफी बड़ा अच्छा वर्ड है डॉक्टरों का, जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम लोग एट्रोफी बोल देते हैं। एट्रोफी का मतलब क्या होता है सिद्धार्थ? हाँ, जब आप का पैर फ्रैक्चर हो गया और आपने प्लास्टर बांध लिया, तो कुछ महीने बाद जब पैर खोलेंगे तो आपके जो मसल्स हैं पैर के, वो क्या हो जाएंगे, एट्रोफी हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। उस दिन एक बच्ची आई, छोटी सी बच्ची, करीब 9 दिन की थी, और उसका एक पैर, ये टांग, खूब उसके मसल्स एकदम टाइट, वो एकदम एट्रोफी का उल्टा था, उसको हम लोग हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। मुझे लगा इतना टाइट पैर इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अल्ट्रासाउंड किया मैंने, और उस पैर, मतलब लेफ्ट वाला जो पैर था एकदम नॉर्मल पैर, उसके मसल्स एकदम ठीक ठाक, और ये वाला हाइपरट्रॉफी। फिर मैंने कहा यार इसका एक्सरे करा लो। उन्होंने कहा सर एक्सरे हो रखा है। एक्सरे देखा तो उसका पैर का एक हड्डी फ्रैक्चर था, और 9 दिन की बच्ची थी, उसको पता ही नहीं कैसे पता है, उसको जरा सा पैर रखो। और वो फ्रैक्चर कब हुआ, जब बच्चा पैदा हो रहा होगा तो मुड़ गया होगा पैर, और वो फ्रैक्चर हो गया। तो एट्रोफी उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। और ये एट्रोफी कहां होता है, कौन से एरिया का होता है, हिपोकैम्पस का। कब होता है, जब हम किसी के भले के लिए उसको स्ट्रेस देते हैं। नहीं पता है, शुरू शुरू में 2 कारण से हम लोग स्ट्रेस देते हैं एक दूसरे को। एक, नंबर 1 रीजन तो हमको पता ही नहीं है। नंबर 1 रीजन ये है कि हमको गुस्सा आ जाता है। जैसे इन्होंने मुझसे कहा कि सर आज मैं सेंटर नहीं जा रहा हूं। आज मैंने फेसबुक पर, इन्होंने मुझे बताया कि सर आज मैं सेंटर नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे हो भाई? मैंने कैपिटल वाई लिख दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्यों? तो उन्होंने कहा सर मन नहीं लग रहा है आज। मैंने कहा फिर तो जरूर आओ, क्योंकि अगर मन की सुनोगे तो मन तुमको कमजोर बना देगा। तो नहीं सर फिर भी नहीं आऊंगा। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस मिला, मेरे हिपोकैम्पस ने उसको स्टोर भी किया। मुझे लगा यार अब फिर ये अब नहीं आएगा। पहले एक हफ्ते तक डांडी मारा था इसने, फिर से नहीं आएगा। थोड़ा सा स्ट्रेस मेरे हिपोकैम्पस में घुस गया। फिर मैंने उसको मोटिवेट करने की कोशिश की, नहीं बेटा मन की सुनोगे तो मन तुमको कमजोर बना देगा। बोलता सर नहीं मुझे नहीं आना है सर। हाँ असली रीजन बताओ। तब असली रीजन इन्होंने दिया था कि सर मैं सेंटर पे हूं। मैंने कहा किसके सेंटर पे हो, कोई और सेंटर पे जा रहे हो क्या? तब उन्होंने कहा सर आप ही के सेंटर पे हूं। तब जाके मेरे हिपोकैम्पस को थोड़ी सी राहत हुई। कॉन्ट्ररी मतलब विरुद्ध में, टू पॉपुलर बिलीफ दीज स्मॉल सीमिंगली हार्मलेस स्ट्रेसेस डू नॉट स्ट्रेंथन यू, दे एम्पुटेट पार्ट ऑफ यू। एम्पुटेट मतलब समझते हैं? अभी रिसेंटली आज डॉक्टर साहब बता रहे थे बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर्स कुछ खास, पता नहीं कौन सी प्रजाति के डॉक्टर्स होते हैं, भगवान न करे वो मुझे लगता है किसी जमाने में वो असुर रहे होंगे, वो या कसाई रहे होंगे, और इस जन्म में वो डॉक्टर्स बन गए। उनका काम ये है, हड्डी के डॉक्टर्स हैं, पैसे लेके हाथ पैर काटते हैं लोगों के, ताकि भिखारी बनाए। मतलब वो बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं लोग। उनका एम्पुटेशन थोड़ा मुश्किल काम है ना। हाथ अगर काटना हो आपको तो उसकी नसें, खून की ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लीडिंग से पेशेंट मर जाएगा। तो आप नहीं कर सकते, डॉक्टर्स कर सकते हैं। तो नॉर्मल बच्चा लेके जाइए, वो पैसा लेकर के हाथ काट देंगे। अपाहिज बच्चा है तो भीख मिल जाएगा आपको। इसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन। तो ये कह रहा है कि अगर ढेर सारे बार आपको स्ट्रेस मिलता है, सो कॉल्ड क्रॉनिक स्ट्रेस जो मिलता है हम लोगों को लाइफ में, तो आपका ब्रेन का हिपोकैम्पस का कुछ हिस्सा है जो कि क्या हो जाता है, एम्प्यूटेट हो जाता है, आपका पर्सनालिटी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि रेगुलरली यहां आइए, ताकि घर पर जो आप लेकर आए हैं ना ढेर सारा भार, पापा मम्मी का बोझ, वो हल्का हो जाए। एक बच्चा यहां पर मुझसे बोला था, पापा मम्मी को क्यों नहीं बुलाते सर, एक दिन आप उनको भी बताइए ना ये सब चीजें। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर के वहां तक पहुंचा सकें, पापा मम्मी तक। ठीक है, जिनों का स्टार्ट करते हैं। ये लंबा है, ये शायद 4-5 दिन लेके जाएगा हमारा। अ पर्सन में बी एट हिज डेस्क, एक आदमी अपने डेस्क पे बैठा हुआ है, रीडिंग अ लेटर सिटिंग ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठा है और अपना लेटर पढ़ रहा है। हिज लेग्स में बी स्विंगिंग एंड फिंगर्स ऑफ वन हैंड में बी ड्रमिंग, उसके पैर क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, और एक उंगलियां उसकी
ड्रम कर रही है. फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई ही इज ऑब्जर्विंग समवन एंड ऑन दैट समवन विल डिपेंड सर्टन थॉट्स. और कोने में किसी को देख रहा है. किशोर. और उसके ऊपर मेरे थॉट्स चलेंगे. दैट समवन कुड बी अ पर्सन स्टैंपिंग लेटर और अ क्लर्क फिमलिंग विद पेपर और सेक्रेटरी अरेंजिंग हर स्कर्ट. वो कोई भी हो सकता है. कोई क्लर्क पेपर स्टैम्प कर रहा है, एक स्कर्ट ठीक करने वाली लड़की हो सकती है, या कोई भी हो सकता है. द पर्सन ऑब्जर्विंग मे हैव हैड अ हैवी लंच. और हो सकता है जो आदमी जैसे मैं हूं, खाना पीना खा के, अभी हम और सिद्धार्थ गोभी की रोटी दाल और सब्जी खा करके आए हैं, साथ में केक भी खाया है, तो हैवी लंच हो पेट में. और मे बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड लंच फाइनली. और जैसे या तो आप जैसे लोग अभी घर जाएंगे तो अपनी पराठे और रोटी खाएंगे. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Try to imagine different functions of his mind and different thought patterns attended thereon. अब सोचिए उसके दिमाग में चल क्या रहा होगा इस समय. अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन. उसका आई सेंटर क्या कर रहा होगा, उसका ई सेंटर क्या कर रहा होगा, उसका एस सेंटर क्या कर रहा होगा. जब मैं बोलता हूं ना अक्सर कि रिम्पी मैं खाना खा के नहीं जाना चाहता हूं, क्यों बोलता हूं बताइए? खाना खा के मैं सेंटर क्यों नहीं जाना चाहता, यहां पर क्यों नहीं आना चाहता खाना खा के? खाना खा के तो एनर्जी आती है. नावेद, नींद आती है. नींद क्यों आती है खाना खाने पे? क्योंकि खाना खाने के टाइम ऑब्वियसली सारा ब्लड सर्कुलेशन पेट में चला आता है, ब्रेन को कम मिलता है. लेकिन उस समय खाना खाने के बाद जो हमारे थॉट पैटर्न्स हैं वो भी खाने से बहुत स्ट्रांगली निकल के आते हैं. जैसे खुशबू आती है निकल के, ऐसे खाने से भी, खाने के अंदर भी थॉट्स होते हैं, वो निकल के आते हैं. ये कह रहा है सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा. दो तीन चीजें हैं. एक बंदे को देख रहा है, वहां से खटखट आवाज आ रही है, कोई स्टैंपिंग कर रहा है, इसने खाना खा रखा है, खाना खाने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वी आर टेम्पटेड टू आस्क हाउ कैन सच अ पर्सन बी केपेबल ऑफ क्लियर थिंकिंग. ऑब्वियसली कैसे सोच पाएगा क्लियरली यार? चार पांच चीजें एक साथ हो रही हैं उसका. अगर वो लड़की है तो उसका एस सेंटर काम कर रहा है, ई सेंटर काम कर रहा है. खाना खा रखा है तो उसका ई सेंटर काम कर रहा है. और कोई बुक, उसका अकाउंट्स का बुक खुला हुआ है, उसको उसमें आई सेंटर भी काम करे. इतने जंबल्ड अप थॉट्स हैं, तो हम लोग टेम्पटेड, मतलब हमको लगेगा कि सर इस बंदे का तो कुछ नहीं हो सकता सर, ये तो गया काम से. आज स्कूल गए थे हम सुबह सुबह, तो आजकल सीबीएसई ने नई परेशानी चालू कर दी है. उन्होंने बच्चों के लिए ओरली टेस्ट होगा, एयरसेल और एएसएल. हाँ एएसएल, एएसएल. एएसएल में, हाँ यार हमारा सेंटर छीन लिया. देखिए अब उस कंडीशन से बच्चे के थॉट में कितना बुरा असर पड़ा है हिपोकैम्पस में, कि सर का सेंटर ही छीन लिया. हाँ तो उसमें बच्चों को वो ओरली पूछेंगे, बच्चे ओरली जवाब देंगे, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उस भेजा जाएगा सीबीएसई ऑफिस में. तो वहां पर एक भैया जाते हैं हमारे, बैठते हैं, तो उनके मन में क्या थॉट आया, जैसे आपका थॉट आया, सेंटर छिन गया, तो सर हम क्या करेंगे यहाँ बैठकर, जाएं यहाँ सेंटर पे, चले वहां जाके बैठे. मैंने कहा चाचा जी स्कूल इतना बड़ा है, घूम लो वहीं पे. तो आपके थॉट्स कैसे आप चेक कर सकते हैं कि उसका क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं उसमें. द डिफरेंस बिटवीन एवरेज पर्सन, मतलब हम लोग, हु प्लेज विथ 4 सेंटर्स ऑफ सेक्शन 1, जिनका सेक्शन 1 में कौन कौन से 4 सेंटर्स हैं, आई और एम, आई ई एस एम, जिनका खाली सेक्शन 1 काम करता है वो, और दूसरा आदमी जिसका सेक्शन 4 काम करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो, he hears, sees, touches, eat, moves, sleeps and breathes. The evolved person knows that it is not he who acts. Though he talks and though he gives and receives, though he opens his eyes and shuts them, he still knows that his senses are merely disporting themselves among the object of the perception. जब मैंने इसको पढ़ा मैंने कहा आशीष भाई तुम भी भगवान कृष्ण बन सकते हो. इसमें थोड़ा सा समझिएगा, मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं. यहाँ पे एक दिन मैं 3 स्टेप कर रहा था इलाहाबाद में. इलाहाबाद में क्या 3 स्टेप करते करते मुझे अचानक से मम्मी की आवाज आना शुरू हो गई, जो कि छत पे बैठी हुई थी. मुझे लगा यार 4-5 कमरे, मतलब 2-3 कमरे ऊपर उनकी आवाज कहां से आ रही है. मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हुई, तो मैं जाकर के गया उनके पास और देखा तो जिस कंडीशन में जो टॉपिक पे बात करी थी वही बात हो रही थी वहां पे. मैं कहा वापस आया, मैंने फिर 3 स्टेप चालू कर दिया, और फिर 25-30 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद फिर से वही आवाज आना शुरू हो गई. लेकिन कुछ देर बाद मुझे पूरा मिंटो रोड जो एरिया था जहां पर हम लोग का घर है,
वहां की एक वाइब्रेशन सी आना शुरू हो गई। खाली मम्मी की आवाज नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्पेसशिप में बैठकर मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूं। जब बाहर निकला तो पहले मम्मी की आवाज आई, फिर वहां से और बाहर निकला तो मिंटो रोड की आवाज आई, थोड़ा और बाहर निकला तो ऐसा लगा था जैसे इलाहाबाद की वू करके आवाज आ रही है। फिर मैं काफी दूर अर्थ प्लैनेट घूम रहा है और उसकी आवाज जुम 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 कान में आ रही है। ऐसा मुझे करीब 5-6 मिनट के लिए फीलिंग हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो जो आवाज है वो वहां पर चल रही है और उसको कौन परसीव कर रहा है? मेरा कान। और मेरे कान से कहां पर जा रहा है वो आवाज? ब्रेन में। ब्रेन में कौन कौन से सेंटर उसको देख रहे हैं? IESM। तो ये बोल रहा है जो सेक्शन 4 वाला जो आदमी है उसको पता होता है कि ये जो आवाज आ रही है मेरे कान में आ रही है, मेरे ब्रेन में जा रही है, ये मैं नहीं हूं। ए, क्या कर रहे हो? ये जो आवाज पहुंची, जिसका सेक्शन 1 है वो तो बेचारा बोलेगा, डर जाएगा। लेकिन जिसका सेक्शन 4 है वो खाली इसको खट करके देखेगा, एक रिस्पॉन्ड चल रहा है हमारे ब्रेन में। आपने कुछ बोला, मेरे मन में कुछ हुआ और मुझे दोनों दिखाई देता है आराम से। ये बहुत बड़ी स्टेज है, मतलब अगर हम यहां पर पहुंच सकें तो बहुत काम की चीज है। बोलता है वन इज एंजॉइंड टू लिव नॉर्मल लाइफ बट वन हैज टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सिस्टम। सेक्शन 1, हम लोगों को नॉर्मल लाइफ जीना है, साधु संत नहीं बनना है, लेकिन साथ ही साथ सेक्शन 1 को की वर्किंग को समझना है। एंड ब्रिंग अबाउट हार्मोनी ऑफ सेंटर्स एंड देन को ज्वाइन सेक्शन 2, 3 एंड 4। हमको हमारे ब्रेन की हार्मनी, हार्मनी क्या होती है? हार्मनी, बैलेंस। हार्मनी मतलब बैलेंस। जैसे हमारी और हमारी मैडम की लाइफ हार्मनी के साथ चल रही है, अगर वहीं पर किसी दिन कुछ हमने उनकी साड़ी वाड़ी नहीं खरीदी थी तो क्या हो जाएगी? डिसहार्मनी हो जाएगी, घर में अशांति हो जाएगी। हार्मनी एक तरह की म्यूजिक होती है, शांति, बैलेंस। तो बोलता है कि हम लोगों को अपने IESM की हार्मनी करनी होगी। अभी हार्मनी नहीं है। क्यों? आई सेंटर बोलता है सर ने बुलाया है, जाना है। और ई सेंटर क्या बोलता है? सर आज नहीं सर, आज पापा बीमार है। और पापा कहाँ है? पापा का भी ब्रेन में उनका ई सेंटर बोल रहा है शादी में जाना है, सर को बोल दे यार आज एक छुट्टी कर लें। आई सेंटर बोल रहा है काम करना चाहिए था, ई सेंटर कुछ और बोल रहा है। जब दो लोग अलग अलग चीज बोलते हैं तब हार्मनी नहीं होती, तब क्या होती है? डिस हार्मनी। तो हम लोगों को अपने IESM की हार्मनी करनी है। क्यों करनी है हार्मनी? फैशन है? तब इस हार्मनी से क्या होगा? अगर हमारे ब्रेन में हार्मनी रहे, आपका आई सेंटर ई और एस की बात माने या ई और एस आई सेंटर की बात माने, तो होगा क्या उससे? ढेर सारा कैश जनरेट होगा, मेंटल कैश, प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। आपकी लीकेज नहीं होगी, ब्रेन में से फालतू की एनर्जी खर्च नहीं होगी। जब वो इकट्ठा होगा तो कहां जाएगा? सेक्शन 2B में। तब 2B के सेल्स बनना शुरू होंगे। जब 2B के सेल्स बन जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ में क्या क्या ठीक करना है। तब सेक्शन 3 खुलेगा, फिर सेक्शन 4 खुलेगा। ये वही बोल रहा है। तब आपको सेक्शन 2, 3 और 4 को एक साथ जोड़ करके अपने आप का एवोल्यूशन करना है। और तब क्या होगा? नेचर ने जो आपका राइट है, नेचर ने ये आपको दिया है ब्रेन, आपका ब्रेन बना है इसी चीज के लिए ताकि आप सेक्शन 2, 3 और 4 खोल सकें अपना और उसको ले सकें। थोड़ा सा और मैं बताऊंगा। इफ सडनली वॉच, इफ यू सडनली वॉच योर सेल्फ 20 और मोर टाइम्स अ डे, 20-25 बार दिन में अपने आप को ऐसे वॉच करें, यू विल सरप्राइजिंगली फाइंड दैट एवरी टाइम योर थिंकिंग इज इन अ मेस। आप देखेंगे तो आपका दिमाग कभी ये बोल रहा है, कभी ये बोल रहा है, कभी बोल रहा है, मेस में है। बाय कांस्टेंट चेकिंग, अगर आप बार बार चेकिंग करते हैं, यू विल बी एबल टू इंप्रूव, आप इंप्रूव कर जाएंगे। और ऐसा होता भी है। मतलब अगर मैं यहां पर एक हफ्ते ना आऊं तो एक हफ्ते बाद तक कुछ न काम बिगड़ा रहेगा। या राम जी यहां पर एक हफ्ते ना आए, खाली 2 लोग आए फिर वो भी ना आए, तो ये सेंटर अपने आप धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। तो रेगुलर आने पर भले आप कुछ करें ना, खाली बैठे रहें, तो भी धीमे धीमे चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने माइंड को ऐसे ही बैठ करके वॉच करें कि क्या चल रहा है मेरे मन में, थॉट, काश मेरा सेंटर मुझे वापस मिल जाता, ASL कब खत्म होगा, मुझे बैठने को कब मिलेगा। ये थॉट है। थॉट कहां से आया? ये फियर से या किसी और थॉट से आया होगा। ये एक मेस है, कचरपट्टी थॉट है, इसका कोई यूज नहीं है। भैया ASL चल रहा है तो उनके लिए ASL है, अभी यूज उसी का है। बट चलो ठीक है, मुझे मालूम पड़ गया कि एक फालतू का थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है जिसका कोई यूज नहीं है। ऐसे अगर 25-30 बार देखेंगे अपने ब्रेन को तो हमारा ब्रेन
धीमे धीमे ये लीकेजेस बंद कर देगा। ये लीकेज कब होते हैं पता है? जब हम नहीं देख रहे होते हैं। इसमें गौतम बुद्ध ने बड़े अच्छे से कहा था। उन्होंने कहा था जिस घर में दिया जलता रहता है उसमें चोरी नहीं होती। और दिए जलने का मतलब है आप अवेयरनेस है कि नहीं आपके अंदर में, आप जागरूक हैं। जागरूक मतलब आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। तुमने एक ही नियम अपनाया, पूरे सभी शिष्यों को उन्होंने खाली एक ही नियम दिया विपासना नाम से, कि आप बैठ करके अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। इससे पर्पस क्या है? सांस वांस से कुछ नहीं करना है। आपका ध्यान का जो टॉर्च है बेसिकली, पता है बच्चे क्यों फाइटिंग करते हैं? हम लोग बात करें तो श्रीश पीछे से बड़े पापा बड़े पापा बड़े पापा क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको ध्यान का टॉर्च चाहिए। एक बार बस देख लो मेरी तरफ, एक बार, तो जो ध्यान का टॉर्च है उससे आपके और हमारे लीकेजेस, कौन से लीकेज? आई लीकेज, ई लीकेज, इसका अलग लीकेजेस हैं सबके। आई सोचता रहता है तो वो सब धीमे धीमे कम हो जाएगा। और फिर इन लीकेजेस को अगर आप जब देखेंगे अपने थॉट्स को, तो आपको डायग्नोज करना है, चेक करना है और क्लासिफाई भी करना है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेट में देखते हैं भाई ये सफेद सफेद दिख रहा है क्या? तो डायग्नोज करना है आपको। वो कैसे करना है? परसेंटेज ऑफ एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस ऑफ वन सेंटर। कि किसी आई सेंटर ही सोचे जा रहे हैं क्या आप, या ई सेंटर सोच रहे हैं, या खाली एस सेंटर का काम सोच रहे हैं? आपको वॉच करना है, नंबर 1। नंबर 2, परसेंटेज ऑफ वन सेंटर डोमिनेटिंग अदर सेंटर। मतलब एग्जाम होने वाला है, वो आई सेंटर का काम है, लेकिन यार पता नहीं यार पास होंगे कि फेल होंगे यार, पिछली बार फेल। ये ई सेंटर है, लेकिन ई सेंटर आई को डोमिनेट कर रहा है। बहुत से बच्चे एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं, बाकी टाइम पढ़ते ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि ई सेंटर आई को डोमिनेट करता है। परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंस बाई और इन्फ्लुएंस ऑफ एस सेंटर। एस सेंटर आपकी लाइफ में कितना हावी है, ये भी हमको चेक करना पड़ेगा धीमे धीमे। परसेंटेज ऑफ डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट क्या होता है? ई सेंटर का। ई सेंटर का डेबिट अकाउंट मतलब दीदी होता है कि हमारे पुराने दुख, हमारे डर बेसिकली, जो अब नहीं है। बहुत साल पहले मैंने लोगों को बता रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड थी, उनके बारे में अगर मैं सोचता रहूं तो वो डेबिट अकाउंट है। कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो डेबिट अकाउंट है। या मेरा बच्चा क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा, उसका करियर क्या बनेगा, ये डेबिट अकाउंट है, ये फ्यूचर का डेबिट अकाउंट है। वर यू डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क एक्सक्लूसिवली। क्या कोई खास काम आप एक्सक्लूसिवली कर रहे थे? मान लीजिए बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, तो उस समय ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे छोड़ो यार IASM, अरे बच्ची की शादी करनी है, दहेज लाना है, वो लड़के वाले का सूट देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुछ खास काम है जिसने आपको सब कुछ भुलवा ही दिया, IASM। और इज इट टू जम्बल्ड अप फॉर द ऑनेस्ट एनालिसिस, या इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं? तो वो भी एक कैटेगरी है, शुरुआत की कैटेगरी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ऊन नहीं उलझे उलझे मिलते हैं, तो एकदम शुरू शुरू में ऊन उलझे मिलते हैं, तो आप उसको धीमे धीमे खोलें। तो इस तरह से हम लोगों को अपना एनालिसिस करना है माइंड का। ठीक है, थोड़ा सा और कर लें, अभी है हमारे पास 10 मिनट और है। कर ले? नहीं असाइनमेंट नहीं, थोड़ा सा 10 मिनट और कर लीजिए, थोड़ा सा, उसके बाद फिर बंद कर दूंगा, प्रॉमिस। The incoming impulse is received through a particular sense and reaches its respective center for decoding and it results in thought. मैं जो बोल रहा हूं वो इंपल्स है, इनकमिंग इंपल्स। वो कान से ब्रेन में गई, आपने आंखों से देख रहे हैं तो आंखों से भी ब्रेन में गई, और वहां पर किसी खास सेंटर में जाकर वो क्या होगा? कोडेड इंपल्स क्या होगा? डीकोड होगा। डीकोड मतलब हाँ, तो लेकिन हम अब इसको हम ये नहीं बोलेंगे, IASM में समझ वर्ड नहीं यूज करते हम लोग, डीकोड बोलते हैं। पता है क्यों? क्यों हम लोग डीकोड बोलते हैं, समझ क्यों नहीं बोलते? हाँ सर, हमको समझ में आ गया आप जो बोल रहे थे। डीकोड समझना अलग अलग है, बट अभी फिलहाल के लिए समझिए कि समझ में आ गया। दिस प्रोसेस हैज स्पीड एंड वाइब्रेशन। ये जो मैं बोल रहा हूं कान में गया, कान से ब्रेन में गया, इसमें क्या है? स्पीड और वाइब्रेशन। दिस क्रिएट्स इंटेंसिटी। जुप 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 जुप, इस चीज से क्या बनती है ब्रेन में? इंटेंसिटी। We can compare the normal or average intensity of each thought of each center and then also note the minimum and the maximum positive and negative intensities possible in each center of each thought. ये हर थॉट की, वो थॉट कितनी बार आपके ब्रेन में चल रहा है उससे इंटेंसिटी बनती है।
तो आप अपने आई का, ई का, एस का और एम का एवरेज इंटेंसिटी देख सकते हैं। यहां पर मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा। मुझे जब ये मैंने पढ़ा तब मुझे एक चीज बहुत क्लियर हुई। पहले मुझे लगता था यार आशीष, एमबीबीएस में अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो फिर तुम्हारा अच्छा करियर नहीं होगा, तुम अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं आशीष, ये तुम्हारे ब्रेन में किसी खास चीज का इंटेंसिटी कितनी बार चल रहा है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं एमबीबीएस की डिग्री लेकर के 1 साल तक मरीज देखता रहा तो कम से कम झोला छाप के बराबर तो मेरा काम हो जाएगा ना। झोला छाप जानते हैं क्या होता है? झोला छाप जिनके पास डिग्री नहीं होती वो डॉक्टर्स। तो मुझे लगा इसको देख पढ़कर समझ में आया, बॉस डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और किस्मत के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि कितने साल तक आप एक काम को कर सकते हैं। 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक। अगर 10 साल तक आप एक काम को करते रह गए तो उस 10 साल में सबसे बड़ी चीज पता है क्या होगी? वो एक थॉट की इंटेंसिटी आपके ब्रेन में जुम 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 ऐसे गोल गोल घूमेगी, तो उससे ब्रेन में इंटेंसिटी बढ़ेगी। जब वो इंटेंसिटी यहां पर बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में और आपके काम में भी फैलती जाएगी। तो कितने भी अनपढ़ आदमी हो, किसी भी एक थॉट को लेकर बार बार घुमाता रहे तो उसकी बॉडी चार्ज हो जाती है और उसे आगे बढ़ जाती है। बहुत साल पहले पंडित राम तीर्थ थे, एक आश्रम में रुके हुए थे। तो उनके बगल में एक सज्जन लेटे थे, तो उनको आवाज आना शुरू हो गई, राम 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 राम, सोते सोते। तो उनको पूछा, तो सोते समय वो भी अपने जपा करते थे राम राम, तो उनकी बॉडी में से आवाज आ रही थी इस बंदे को। मन में बोल रहे थे फिर भी इसकी आवाज आ रही थी। तो इंटेंसिटी अगर आपकी ब्रेन में किसी चीज की बढ़ती जाती है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी बॉडी में से मैथ्स 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 मैथ खान अकेडमी आवाज आती रहेगी, लेकिन हाँ मैथ्स आसान हो जाएगी फिर आपके लिए काफी। Impulses reach our brain through the 5 senses automatically and even without our conscious knowledge. हमको पता नहीं चलता फिर भी दिमाग में impulses घुसती रहती हैं. They reach section 1 of the brain. Herein are 4 points or spots in the center. ये ब्रेन में पहुंचे, फिर वहां पर 4 स्पॉट्स हैं ब्रेन में. कौन कौन से? ESM. अब रट गया है सर, लेकिन फिर भी हम इसको बार बार रिपीट करा रहे हैं. We call them directors or for the simple reason that these points or spots are very conscious and intelligent collection of cells. हम डॉक्टर लोग कितने मूर्ख हैं, मरीज का टिश्यू निकालेंगे यहां से. आज एक सज्जन मेरे पास एक रिपोर्ट लेकर आए, उसमें पैथोलॉजी की रिपोर्ट थी. तो उन्होंने कहा सर इसमें रिपोर्ट देखिए, उसमें लिखा था कोई बेनाइन फाइब्रो एडियोमेटस, मतलब कैंसर नहीं है. तो तालेब बताता है कि ये कैसे पक्का कर दे रहे हो कि कैंसर नहीं है? आप ये हमको डॉक्टर्स को ये कहना चाहिए कि इस सैंपल में कोई कैंसर नहीं है. हो सकता है वो सैंपल कैंसर के पास से नहीं निकला हो, कहीं और से निकला हो. लेकिन ये जो 4 स्पॉट हैं ब्रेन के, ये जो सेल्स हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट सेल्स हैं. ये कैंसर की तरह बेवकूफ नहीं है. कैंसर वाले सेल्स बेवकूफ होते हैं, बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं. लेकिन ये सेल्स आपके थॉट को लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर उसमें से उसको कुछ कुछ करके प्योर माइंड एनर्जी बनाते हैं, या उसको खराब करके फेंक देते हैं. अभी आएगा इसमें. फॉर एग्जाम्पल ये इंटेलिजेंट कैसे हैं? वी सी सार लाइम. हम क्या देख रहे हैं? सार लाइम मतलब लाइम नींबू, सार खट्टा नींबू, एंड आवर माउथ वाटर्स. हाँ ऑरेंज खट्टा मीठा नींबू, नारंगी मीठा नींबू. तो बोलता है अगर आपने खट्टा नींबू देखा, खाया नहीं, फिर भी आपका सेंटर उसको आपके मुंह में पानी ले आएगा. ये इंटेलिजेंस है कि नहीं? या तो देखिए इन्होंने लिखा है अ वुमेन सीज अ फाइन ड्रेस. एक औरत ने एक फाइन ड्रेस देखा और उसका मेंटल कैलकुलेशन चालू हो गया. नाउ वेनेवर, ये लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद बंद कर देंगे. वेनेवर एन इम्पल्स एंटर्स एंड रीचेस ब्रेन, जब भी एक इंपल्स हमारे ब्रेन में पहुंचती है, इट ब्रिंग्स इन अ टाइनी फ्रैगमेंट ऑफ एनर्जी. वो अपने साथ क्या लाती है? छोटा सा एनर्जी का फ्रैगमेंट. फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, छोटा सा एनर्जी का टुकड़ा लाती है. दिस इंपल्स इज इन कोडेड फॉर्म एंड व्हेन डीकोडेड इन द ब्रेन, और जब वो डीकोड होगा, इज लाइक एन इनफ्लेमेबल गैस. ये क्या है डीकोड होने के बाद? इनफ्लेमेबल गैस. इनफ्लेमेबल गैस मतलब
हम लखीमपुर के वासी हैं यार, इसलिए हम लोगों को सब धीमे धीमे चलेंगे, है ना। हम इंडियन लोगों के लिए बना रहे हैं वीडियोस। हाँ, इनफ्लेमेबल नहीं, जलने वाली दीदी। इनफ्लेमेबल मतलब जलने वाली, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल दोनों जलने वाली है। इनफ्लेमेबल गैस flares up and thereby tiny fragment of energy becomes earlier becomes either a sizable amount of energy or just burns up and leaves nothing behind। तो वो एनर्जी अब या तो जलकर खत्म हो जाएगी या तो ये इकट्ठी होकर के कुछ करेगी अपना कमाल ब्रेन में। when it is decoded by improper methods it burns up। अगर improper मेथड से आपने डिकोड किया, आपने मेरी बात सुनी, अच्छा सर शाम को 7 बजे आते हैं, सर ने बताया 7 बजे आते हैं, हम क्या कर सकते हैं 6 बजे आएंगे और 6 बजे से 7:30 तक आपने बहुत टाइम है यार, जो मर्जी है कंप्यूटर में करो। खुश हुए हम, लेकिन उस खुश होने में हमारा एनर्जी क्या कर दिया हमने, इन्फ्लेट कर दिया, जला दिया और खत्म कर दिया। लेकिन अगर सुन लिया 7 बजे आ रहे हैं और जानकारी आ गई और खुश भी हो गए, लेकिन कुछ किया नहीं, कोई डिसीजन नहीं लिया अभी, तो इकट्ठा हो जाता है ब्रेन में। यूजुअली डिसीजंस हमारे जो होते हैं ना, चाहे सही हो चाहे गलत, वो हमारे ब्रेन के एनर्जी को धीमे धीमे खत्म कर देते हैं। और जब ये इसको प्रॉपरली आप डिकोड करेंगे सही तरीके से, तब ये आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा एंड इट इंक्रीजेस इनर टोन ऑफ अ पर्सन, और आपका टोन बढ़ता जाएगा। टोन मतलब आपके अंदर की एनर्जी। फादर ने एक स्कूल में फादर उनसे मिले, शक्ति जी से। शक्ति जी को जानते हैं? एक अंकल है यहाँ पे, वो 24 अभी अभी गए हैं, अभी आएंगे दोबारा तो आप लोग से मिलवाऊंगा, बहुत अच्छे आदमी है। 24 घंटे में से कम 8 घंटे वो खाली ऐसे बैठे रहते हैं बस। उनको पूछिए आप क्या कर रहे हैं, बोलते मैं अपने विचारों को देख रहा हूँ, अपने इमोशंस को देख रहा हूँ। वो पिछले शादी वादी नहीं की उन्होंने। कृष्णमूर्ति के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उनकी बुक्स का ट्रांसलेशन करते हैं। उन्होंने फिल्म के सॉन्ग राइटर थे पहले, उसको फिर छोड़ छाड़ करके पैसा उतना ही कमाते हैं जितना उनकी जरूरत होती है। परसों जा रहे थे बनारस, यहां से बनारस जाते समय कितना पैसा लेके जाएंगे आप? जेब में कितना होना चाहिए कम से कम? फिर भी अंदाजन 500 तो होना ही चाहिए कम से कम। तो उन्होंने कैलकुलेट किया था कि यहां से लखनऊ तक का बस का भाड़ा कितना लगेगा, फिर लखनऊ से तो टिकट था उनके पास ट्रेन का, फिर वहां से उतर करके वहां तक का कितना लगेगा, तो 200 में हो जाएगा। 200 रुपए उनकी जेब में थे और बाकी पैसे मुझे वहां जाकर मिल जाएंगे। मतलब अजीब टाइप के आदमी है, लेकिन उनका पूरा टाइम जो जाता है वो अपने माइंड को स्टडी करना और अपने ब्रेन को इवॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनके बारे में क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब फादर उनसे मिले तो बोलते हैं आपके अंदर में ग्रेस है, ग्रेस। उनको आप देखेंगे तो आपको भी थोड़ा शांत सा महसूस होगा। ज्योति बोलती है एक दिन कि हमारे घर के बूढ़े लोग इनकी तरह क्यों नहीं होते। और आपकी बॉडी की इनर टोन कम होती है या ज्यादा होती है, ये इसी पर डिपेंड करता है कि आपने अपने IESM से एनर्जी को प्रॉपर्ली बचाया है कि खो दिया है। वेन स्टोर्ड, अगर वो स्टोर होगा तो आपकी इनर टोन बढ़ेगी, और अगर स्टोर नहीं करेंगे देन यू विल बी एग्जॉस्टिंग इन आइदर इमोशनली, सेक्सुअली और इंटेलेक्चुअली। इंटेलेक्चुअली भी करते हैं लोग। बीजेपी में कौन जीतेगा? पता नहीं, लोग बहस करते रहते हैं बीजेपी में कौन जीतेगा, इसमें जैसे बहुत समझदार लोग हैं। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एग्जॉस्शन, मतलब थकना। और जब हम थक जाते हैं तो हमारी टोन कमजोर हो जाती है। तो फाइनली समरी ये है कि ब्रेन में जब इकट्ठा होता है तो वो ऐसा फालतू का एनर्जी नहीं है कि उसको सर खत्म ही खत्म करना है। मैं लास्ट समरी कर देता हूं, उसके बाद बंद। एनटीपीसी जानते हैं आप लोग? एनटीपीसी भारत गवर्नमेंट की 9 कंपनियां हैं, वो 9 रत्न मानी जाती हैं। उसमें से एक है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एक है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वो जब प्रोडक्ट बनाते हैं अपना, उनके यहाँ बिजली फ्री होती है। जो लोग उनके पास रहते हैं, मेरा भाई वहां रहता है, तो वहां पर बिजली फ्री है। अब बब्बू के यहाँ 2 AC और 2 पानी का गीजर 24 घंटे चलता रहता है उसका। तो मैंने एक दिन पूछा मैंने कि यहाँ पर फ्री क्यों है? बोलते हैं क्योंकि जो हमारी एनर्जी है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। बिजली कहाँ स्टोर करेंगे आप? तो उसको खर्च ही करना है, इसलिए हम आसपास के लोगों को देते ही देते हैं। चोरी भी हो जाती है गवर्नमेंट की, तब भी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, क्योंकि वो खर्च ही करना है। लेकिन हमारी जो ब्रेन की एनर्जी है
उसको या तो स्टोर कर दीजिए या तो खर्च हो जाएगी। स्टोर कर सकते हैं, वो बिजली तो स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन उसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर इसको स्टोर कर दिया तो क्या होगा, सेक्शन 2 भी खुलेगा, 3 खुलेगा और फिर फाइनली 4 खुलेगा। ठीक है, थैंक यू।